तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 12th में कौन कौन से चैप्टर हैं उस चैप्टर के बारे में बताए थे। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहे हैं जो है आवेश। तो जानेंगे कि वो चैप्टर जो आवेश आती है किसके अंतर्गत आती है, किस चैप्टर के अंतर्गत आती है। तो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युत ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि मुख्य रूप से जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो है आवेश, चार्ज। ठीक, इसके अंतर्गत हम स्थिर के बारे में जानेंगे। तो इसको समझने से पहले हमको इससे पहले समझना होगा विद्युत यांत्रिकी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। विद्युत यांत्रिकी इलेक्ट्रो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स जानेंगे। विद्युत यांत्रिकी क्या होता है क्या जानते हैं? ये विद्युत यांत्रिकी जो होती है मुख्य रूप से एक फिजिक्स का पार्ट होता है, फिजिक्स का एक शाखा होता है, ब्रांच होता है। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है कि गति की अवस्था में है, और स्थिर अवस्था और गति अवस्था में है तो किन कारणों से है आवेश, और इनसे संबंधित हम जो भी नियम होते हैं जैसे कूलॉम्स लॉ, ओम के नियम, बहुत सारे नियम हैं, किरचॉफ्स लॉ, तो बहुत सारे नियम हैं, उस नियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मुख्य से इसका हम जानते हैं कि होता क्या है। तो भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों की विरामावस्था या गति की अवस्था तथा इनसे संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युत यांत्रिकी कराते हैं। तो बच्चों समझ गए आप? फिर से भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों की विरामावस्था या गति की अवस्था तथा इनसे संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं विद्युत यांत्रिकी। तो एक चीज जानेंगे विद्युत यांत्रिकी के कितने प्रकार हैं। तो विद्युत यांत्रिकी के दो प्रकार हैं। के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। तो इसके भी दो प्रकार हैं। ठीक, जो पहला प्रकार जो है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सेकंड जो है गतिक वैद्युतिकी। ठीक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो समझ गए? तो विद्युत यांत्रिकी के दो प्रकार हो गए, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। ठीक ना? तो हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। ठीक, तो मुख्य रूप से देखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो है मुख्य रूप से दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। वो ग्रीक शब्द है इलेक्ट्रो, उसके बाद स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन।
ठीक। इलेक्ट्रो का अर्थ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और स्टेटिक्स का अर्थ हो गया रेस्ट पोजीशन। अगर देखा जाए तो जानेंगे इसका हिंदी के रूप में इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे स्थिर अवस्था। अगर देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ मीनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ जो होता है वो होता है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था। इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था। समझ गए? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन जो देंगे, परिभाषित जो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो करते हैं। देखिए तो विद्युत यांत्रिकी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार है, स्थिर विद्युत की, गति विद्युत की। और स्थिर विद्युत की जो है विद्युत यांत्रिकी के ही प्रकार है। तो डिफिनेशन देंगे विद्युत यांत्रिकी की वह शाखा, विद्युत यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों की स्थिर अवस्था तथा इनसे संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की कहलाता है। तो समझ गया? ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था और इनसे संबंधित जो भी नियम और सिद्धांत होंगे उस सब का अध्ययन कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो अब जानते हैं गतिक विद्युत की क्या होता है। इसमें देख रहे थे कि स्थिर विद्युत की था, इसमें क्या है? गति। ठीक ना? तो इसका अर्थ हो जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वो है इलेक्ट्रो, उसके बाद है डायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो का हम जान ही रहे इसलिए बताए थे थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रॉन, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, पोजीशन। मोशन, पोजीशन। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अर्थ हो जाता है, तो फिर इसका हिंदी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गति अवस्था। यानी कि देखा जाए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की गति अवस्था। तो समझ गए? तो इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे तो बोलेंगे विद्युत यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों की गति अवस्था तथा इनसे संबंधित नियमों सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, गतिक विद्युत की बोलेंगे। ठीक ना? तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अर्थ अगर होगा, इसका अर्थ होगा मीनिंग, वो होगा इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था, सॉरी गति अवस्था। क्या होगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की गति अवस्था। हम कुछ नोट्स बताने जा रहे हैं, जो नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो चलिए जानते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में एम्बर यानी अंबर, कोई बुक्स एम्बर लिखते हैं या कोई अंबर लिखते हैं, बहुत सारी किताब में एम्बर या अंबर लिखा होता है। तो ग्रीक भाषा में एम्बर या अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। अब बात करते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव की। तो सर्वप्रथम घर्षण वैद्युतिकी की खोज
या घर्षण विद्युतिकी की जानकारी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो वह है थेल्स, और दिए थे 600 बीसी पूर्व, बहुत साल पहले, 600 बीसी पूर्व। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव 3 की। तो आवेश शब्द, जब हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं आवेश क्या होता है, आखिर आवेश शब्द का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने रखे थे, यानी आवेश, ये इसका नाम आवेश ही रखा गया, तो वो है आवेश शब्द नाम सर्वप्रथम जो रखे थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। कौन रखे थे? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। आवेश शब्द जो सर्वप्रथम रखे थे नाम, वो साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। अब बात करते हैं, हम पढ़ते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो वैज्ञानिक का नाम है डुफे। क्या नाम है? डुफे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी सर्वप्रथम डुफे ने दिए थे। तो ये जानते हैं चौथा ऑब्जेक्टिव जो है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी सर्वप्रथम डुफे ने दिए थे। ठीक, कौन दिए थे? डुफे ने। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी डुफे ने दिए थे। अब जानते हैं कि हम लोग या बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो आखिर किस वैज्ञानिक ने एक आवेश को धनावेश, दूसरे आवेश को ऋणावेश रखा था, यानी उनका चिन्ह बताने वाले, यानी कि आवेश का बीजगणितीय चिन्ह बताने वाले जो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ध्यान से, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश, उनका चिन्ह बताने वाले जो है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 6, आवेश के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होते हैं। तो हम लोग पिछले कक्षा से 8 या 6, 7, 8, 9 से ही जान रहे हैं, 10 से भी जान रहे हैं कि आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, तो जान रहे थे। तो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण यानी विकर्षण होता है। तो आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है, इसकी जानकारी देने वाले सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक है? तो चलिए जानते हैं। तो आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होते हैं, इसकी जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है वो है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम है? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। अब बात करते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, यानी कि एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, तो एक बल के साथ आकर्षित करता होगा या प्रतिकर्षित करता होगा। तो जानते हैं कि आवेशों के बीच बल का मान, जो लोग बोलते हैं विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, कूलॉम बल, नाम तो है क्या? तो आवेशों के बीच बल का मान सर्वप्रथम जो ज्ञात किए थे वो साइंटिस्ट का नाम है कूलॉम, और इन्हीं के नाम पर कूलॉम बल रखा गया है। विद्युत बल का दूसरा नाम कूलॉम बल, स्थिर विद्युत बल, बहुत सारे नाम है, 3-4 नाम है, तो किताब पढ़ने के बाद आ जाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं, या तो समझ गए। अब बात करते हैं कि आवेश उत्पन्न क्यों होता है। तो मुख्य कारण होता है कि किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होने का कारण, मुख्य कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर ऋणावेश होता है। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो हम जान भी रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है -1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.11 गुने 10⁻31 kg होता है। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान और द्रव्यमान का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो उस वैज्ञानिक का नाम है अमेरिकी वैज्ञानिक R.A. मिलिकन। क्या नाम है? अमेरिकी वैज्ञानिक R.A. मिलिकन। इन्होंने मिलिकन तेल बूंद विधि से ज्ञात किए थे। किसे ज्ञात किए थे? मिलिकन तेल बूंद विधि से। तो अब बात करते हैं
कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट मान क्या होता है, यानी E/m जो हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं विशिष्ट आवेश। तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट मान, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट मान कितना होता है, और दूसरी भाषा में कहें तो विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो हम बात करें से इसी चर्चा करेंगे बाद में विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो मुख्य रूप से जान रहेंगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट मान कितना होता है। विशिष्ट मान जो होता है वो होता है E/m, ठीक। तो इसका मान होता है 1.678820 गुने 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। तो जान गए। तो अब बात करते हैं कि विशिष्ट आवेश होता क्या है। विशिष्ट आवेश होता क्या है, तो जानते हैं। विशिष्ट आवेश का मतलब जो होता है, देखिए तो समझिए बात को। E/m जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन आवेश हो गया Q/m। देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो इसको लिखा जाए तो 1/m गुने Q। इसको हम बोलते हैं प्रति एकांक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, 1/m को हम बोलते हैं प्रति एकांक द्रव्यमान। तो प्रति एकांक द्रव्यमान में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही विशिष्ट आवेश कहते हैं। फिर से, प्रति एकांक द्रव्यमान में उपस्थित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक द्रव्यमान में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही बोलते हैं विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि वो जो वैल्यू होगा किसी अन्य वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी स्वतंत्र होगा, यानी रिलेटिव, एब्सोल्यूट, यानी कि निरपेक्ष जो होगा वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो मुख्य रूप से जो होगा वो मान स्वतंत्र होगा, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश जो होता है, अगर बात करेंगे ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अगर बात करेंगे तो होता है -4.8 4.8 गुने 10⁻−10 ESU होता है। और कूलम में बात करेंगे, कूलम में होता है -1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होता है। तो ESU का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, ऑब्जेक्टिव नंबर 13। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही काम आने वाली है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश अगर बात करेंगे +4.8 गुने 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो होता है प्रोटॉन का प्लस हो जाता है। और कूलम में बात करेंगे तो अमाउंट वही रहेगा, हो जाएगा सिर्फ प्लस। तो कितना होता है कूलम में, +1.6 गुने 10⁻19 कूलम होती है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट बुक्स या अदर टीचर जो होते हैं पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान जो होता है कितना होता है, तो वो लिखा जाता है -1.6 गुने 10⁻19 कूलम, जो नॉर्मली बोल दिया जाता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो -1.6 गुने 10⁻19 कूलम जो है ये जो मान है ये इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश है। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश बोले या इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान बोले तो यही बोलना है। कूलम में बोलना है -1.6 गुने 10⁻19 कूलम बोलना है। ESU बोलना है -4.8 गुने 10⁻10 ESU। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। पहले बोलेगा प्रोटॉन को उपस्थित आवेश का मान जो होता है बोलना है, तो सिंपली बोलना है +1.6 गुने 10⁻19 कूलम। अगर बात करेंगे ESU में तो +4.8 गुने 10⁻10 ESU होता है। अब बात करें न्यूट्रॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होता है, तो कूलम में बात करें या ESU में बात करें तो दोनों में ही 0 होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि ESU कूलम में संबंध क्या होता है, तो बताएंगे बाद में, तो इसी से रिलेटेड है, निकाला जाएगा, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव, इतना सारा ऑब्जेक्टिव है और भी ऑब्जेक्टिव है जो बता रहे हैं, तो समझ लीजिए। सब ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिएगा अपने, जो फेयर कॉपी होते हैं उसको नोट कर लीजिएगा, काम आएगी आप लोगों की।
तो सिंपली अब बात हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और उपस्थित आवेश का मान जो अगर बात करेंगे, जो हर स्टूडेंट याद करते हैं, तो होता है -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का मान जो होता है +1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है वो 0 होता है, 0। न्यूट्रॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होता है? तो -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। तो इसी तरह से आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आपेक्षिक आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन का आपेक्षिक आवेश कितना होता है। आपेक्षिक का मतलब कि तुलना करके, सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करके, किसी के साथ तुलना करके। तो इसी तरह हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक आवेश कितना होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का पहले जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश जो होता है -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का होता है +1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। और हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब तुलना करते हैं दोनों में, तो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम माइनस प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, तो दोनों कट के आएगा -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक आवेश कितना होता है? -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक आवेश कितना होता है? -1 होता है। उसी तरह से बात करेंगे प्रोटॉन का आपेक्षिक आवेश कितना होता है। तो प्रोटॉन को हम जान रहे ऑलरेडी कि वो प्लस होता है, धनात्मक होती है, तो उसका मान 1 आएगा, तो +1 होगा। जैसे अभी भाग किए थे जिस तरह से -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, जिस तरह से इसको भाग किए थे, भाग करने के बाद आया था -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक आवेश -1 होगा, प्रोटॉन का आपेक्षिक आवेश +1 होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का आपेक्षिक आवेश कितना होगा। तो न्यूट्रॉन का आवेश जो निरपेक्ष आवेश होता है 0 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान 0 होता है, तो 0 में भाग करेंगे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, तो कितना आएगा? 0, यानी कि न्यूट्रॉन का आपेक्षिक आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो जानते हैं 9.11 गुणे 10⁻31 kg होता है। बात करेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर बात करेंगे तो होता है 1.674 1.674 गुणे 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का अगर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.672, यहाँ जो 4 है यहाँ हो जाता है 2 × 10⁻27 kg होता है। फिर से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.11 गुणे 10⁻21 kg। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.674 गुणे 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 गुणे 10⁻27 kg होता है। अब बात करते हैं, ये द्रव्यमान तो जान गए तीनों का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक। आपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करके, तुलना करके। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान से तुलना करेंगे तो लगभग इलेक्ट्रॉन का जो आपेक्षिक द्रव्यमान आएगा समथिंग, यानी कि लगभग 1/8040 ग्राम। कितना आएगा? 1/1840 ग्राम, 1840 ग्राम। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। बात करेंगे तो प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान होता है 1 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 ग्राम होता है। और न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान जो होता है 1 ग्राम होता है। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/8040 होता है। 1/1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का इतना गुना होता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो सर्वप्रथम किए थे वो है जे जे थॉमसन।
कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। अब बात करेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज जो की थी गोल्डस्टीन ने किए थे। कब किए थे? 1886 ईस्वी में। अब प्रोटॉन की खोज का श्रेय अब जो दिया गया है मुख्य रूप से रदरफोर्ड को दिया जा रहा है। जब हम नाभिक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि प्रोटॉन की भी खोज रदरफोर्ड ने की थे। फिलहाल आप बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे 1886 ईस्वी में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 18, द मैग्नेट पुस्तक। द मैग्नेट पुस्तक किसने लिखे थे? तो लिखे थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। किसने लिखे थे? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। चलिए अब कुछ और जानते हैं कि कुछ साइंटिस्ट जो है अपने समय में अपना अपना मत दिए थे आवेश को लेकर। तो वो जानते हैं कि वो मत क्या था, वो तथ्य क्या था। तो बात करते हैं सन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि अंबर की भांति सीसा, चमड़ा, एवोनाइट, गंधक इत्यादि में आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। फिर से सन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि अंबर की भांति सीसा, चमड़ा, एवोनाइट, गंधक इत्यादि में आकर्षित करने का गुण आता है, आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। अब बात करते हैं 46 साल बाद बात करते हैं। तो सन 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने कुछ अज्ञात कारण को जिसे घर्षण द्वारा वस्तुओं में आकर्षण का गुण आ जाता है, तो उसका नाम जो है सर थॉमस ब्राउन ने विद्युत रखे थे। और बात करते हैं तो दो वस्तुओं को आपस में लगड़ते हैं, तो लगड़ने के बाद पहले से हम जान रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि दो वस्तु को आपस में लगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है और दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाती है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलती है उस पर धनावेश और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। जान गए? तो दोनों वस्तु देखा जाए तो आवेशित हो चुका। तो आवेशित होने के बाद किसी अन्य उदासीन वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो वही बात 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने बताए थे कि घर्षण द्वारा वस्तु में आकर्षण का गुण आ जाता है, यानी कि घर्षण द्वारा वस्तुओं में आकर्षण का गुण आ जाता है। उस चीज का नाम रखा था विद्युत। क्या रखा था? विद्युत, यानी कि इंग्लिश बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। अब बात करते हैं सन 1750 ईस्वी की बात करते हैं। तो वो जो है अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेश में एक आवेश का नाम धनावेश, दूसरा का ऋण आवेश दिया था। ठीक। क्या आवेश दो प्रकार के जो होते हैं उसमें से एक धनावेश दूसरा ऋणावेश नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो वैज्ञानिक है अमेरिका के। ठीक। अब बात करते हैं ईसा से लगभग 1600 बीसी पूर्व। ईसा से लगभग 1600 बीसी पूर्व एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे यूनानी दार्शनिक थे। उनका नाम है थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को फुलालेन रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाती है। तो बच्चों जाने की अभी 600 बीसी पूर्व में वैज्ञानिक थेल्स ने बताए थे कि अंबर नामक पदार्थ को, यानी कि अंबर नामक पदार्थ को फ्लालेन
रेशम या बिल्ली के खाल, फ्लालेन रेशम या बिल्ली के खाल को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है, या कागज के छोटे छोटे टुकड़े जैसी कोई अगर वस्तु है तो उसको भी आकर्षित करने का गुण आ जाता है, या आकर्षित करने लगती है। ठीक, तो ऐसे भी हम जो लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं बचपन में ही कि अगर कंघी हो या कलम हो तो उसमें बाल से लगाते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद छोटे कागज को रखते हैं तो उसको आकर्षित कर लेती है। चलिए बताते हैं प्रैक्टिकल करके। देखिए हम कर रहे हैं और जानेंगे कि ये जो है स्केच है इसको हम बाल में लगा रहे हैं और लगाने के बाद देखें कि छोटे कागज रखे हुए हैं, देख लीजिए, इसको आकर्षित कर लेंगे। देखिए सट गया ना, चिपक गया ना। यही है कि अगर हम दो वस्तु को आपस में लगाते हैं तो एक वस्तु में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, दूसरे को आकर्षित कर देती है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। ये फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आवेश जो पहला चैप्टर था उसका फर्स्ट लेक्चर कहिए या जो भी कहिए था। अब इससे आगे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विराम।